आज हम चालू करने वाले हैं बच्चों आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो परमाणु त्रिज्या पढ़ ली, आयनिक त्रिज्या पढ़ ली। अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें आज पढ़ना है बच्चों आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा के बारे में। चलिए, ये है आपका इस चैप्टर में वो वाला भाग जो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं। तो देखो, आधुनिक आवर्त नियम हो गया, वर्तमान स्वरूप हमने पढ़ लिया। तत्वों के गुण धर्मों की आवर्ती प्रवृत्ति में हमने परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, ये दोनों पढ़ लिए। आज हमें जो पढ़ना है बच्चों वो ये रहा, आयनन एंथैल्पी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आयनन एंथैल्पी। ठीक है, चलिए तो शुरू करेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में थोड़ा सा आपको थोड़ा दर्शन कराते हैं। प्रभु के, ये प्रभु हैं जिनके बारे में हम इतनी चर्चा कर रहे हैं। हाँ, और मुझे बिल्कुल ये बात याद है कि आप लोगों को आवर्त सारणी याद करवानी है। कहाँ तक याद करवानी, वो सारी जिम्मेदारी मेरी है। टेंशन ना लें, इस चैप्टर को खत्म करेंगे उससे पहले ही हम आवर्त सारणी पढ़ेंगे। ठीक है, आवर्त सारणी को याद किए बिना हम आगे नहीं जाएंगे। चौथे चैप्टर में हम तभी प्रवेश करेंगे जब इस आवर्त सारणी को हम याद कर लेंगे। तो उसकी फिक्र ना करें, वो मुझे याद है। ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहें। अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं आप पहले उस पर फोकस करें। चलिए, तो आज हमें क्या पढ़ना है बच्चों? आज हमें पढ़ना है आयनन ऊर्जा के बारे में। चलिए, तो हेडिंग लिखिए आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे परिभाषा। पहले परिभाषा लिखेंगे और उसके बाद में हम उसको समझने का काम करेंगे। ठीक है, अच्छा हाँ, एक बात और, अगर आप लोग भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूं, 40 मिनट तक केवल पढ़ाई चलेगी। ठीक है, जो भी हमारे क्लास का डिसिप्लिन भूल चुका है वो मैं बता दूं, 40 मिनट तक हम केवल पढ़ाई करेंगे बच्चों। शुरू करें? चलिए, तो आज हमें क्या पढ़ना है बच्चों? आयनन ऊर्जा। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है आयोनाइजेशन। ऊर्जा मतलब कि एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी, इस पे हमको बात करना। चलो पहले परिभाषा लिखेंगे। देखो परिभाषा क्या है? किसी गैसीय विलगित परमाणु, गैसीय विलगित परमाणु से, पहले लिख लो परिभाषा, लिख लो पहले आराम से, फिर आराम से समझने का काम करें। ठीक, इस गैसीय विलगित परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को ही आयनन ऊर्जा कहते हैं। आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, फिर हम एक एक करके समझने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए ये तो हो गई परिभाषा, नोट कर ले इसको। ठीक है, चलो तो अब इसको समझते हैं बच्चों। ठीक है, एक एक करके देखो बच्चों, आयनन ऊर्जा की परिभाषा क्या है? किसी गैसीय विलगित परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को ही आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें दो तीन बातों को हमको समझना होगा, तब जाकर के परिभाषा अच्छे से समझ में आएगी। देखो सबसे पहली बात तो गैसीय विलगित परमाणु क्या है? गैसीय विलगित परमाणु क्या है? ठीक है, देखो आपने बच्चों पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़ रखी। एक तो पदार्थ की गैस अवस्था होती है, एक पदार्थ की लिक्विड द्रव अवस्था होती है, और एक पदार्थ की बच्चों सॉलिड अवस्था होती है, ठोस अवस्था। कौन सी अवस्था? ठोस अवस्था। तो हमें परमाणु को किस अवस्था में यहां पे देखना है? गैस अवस्था में। किस अवस्था में? गैस अवस्था।
आयनन ऊर्जा की बात हमको तभी करनी है जब हम परिभाषा को संतुष्ट कर पाए, और परिभाषा संतुष्ट कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन को किसमें से निकाला जाए, लिखा है ना, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो भैया इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकालोगे तो आपको 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं, उनमें देखना होगा, या तो गैस या द्रव या ठोस। गैस, द्रव, ठोस, तीनों में से कौन सी अवस्था में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है? गैस अवस्था में। इसका मतलब कोई भी परमाणु, मान लो कोई परमाणु ए है, कोई परमाणु क्या है? ए। तो ए कोई परमाणु है मान लो, इस परमाणु की कौन सी अवस्था से इलेक्ट्रॉन को निकालना है? गैस अवस्था से। कौन सी अवस्था से? गैस अवस्था से। तो पहली बात तो क्या, गैसीय विलगित परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, मतलब कि परमाणु जो गैस अवस्था में, उस गैस अवस्था वाले परमाणु से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, पहली बात। ठीक है, चलो दूसरा यहां पे शब्द आ रहा है बच्चों विलगित। विलगित, क्या शब्द आ रहा है? विलगित। विलगित का मतलब होता है बच्चों अकेला। क्या होता है? अकेला, स्वतंत्र, जो किसी के बंधन में ना हो। जैसे कि मान लो कहीं पे यदि मैं लिखता हूं ए बॉन्ड बी, क्या लिखता हूं? ए बॉन्ड बी, ए और बी के बीच में क्या है? बंध है। तो इसका मतलब यहां पे ए जो है वो बी की गुलामी कर रहा है, या बी जो है वो ए की गुलामी, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ क्या है? बंधित है। ये बंधित अवस्था है। ये कौन सी अवस्था है? बंधित। इसे बोला जाता है ए की बंधित अवस्था, जब वो बंध का निर्माण करता है। लेकिन यहां पे ए ना तो बी के साथ बंधित है, ना ही ए अपने दूसरे परमाणु ए के साथ बंधित है। मतलब कि ये अकेला है, दुखेला है, स्वतंत्र है, बंधित अवस्था में नहीं है। मतलब कि ये कैसा परमाणु है? ये विलगित परमाणु है। कैसा परमाणु है? विलगित परमाणु। ए है एक विलगित परमाणु क्योंकि ए किसी और बी सी डी ई एफ के साथ में बंध नहीं बना रहा है। अगर बंधित अवस्था में होगा तो ये विलगित अवस्था नहीं कहलाती। विलगित का मतलब ए किसी और परमाणु के साथ में बंध ना बनाए। तो देखो दो बातें हो गई। दो बातें क्या हो गई? परमाणु की गैसीय अवस्था और विलगित अवस्था। तो किसी भी परमाणु की गैसीय विलगित अवस्था से आप इसमें ऊर्जा दोगे ना, तो इस गैसीय परमाणु की विलगित अवस्था से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपने यहां से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। भैया ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। जब भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो परमाणु पे आवेश क्या आएगा? प्लस। क्या आवेश आएगा? प्लस। तो किसी भी गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाएगा तो जो भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इस ऊर्जा को ही क्या बोलते हैं बच्चों? आयनन ऊर्जा। क्या बोलते हैं? आयनन ऊर्जा। ये गैस अवस्था में है तो ये भी किस में होगा? गैस अवस्था में। ठीक है, तो देखो ये परमाणु है, कौन सी अवस्था में है? गैस अवस्था में। और साथ ही साथ इसकी कौन सी अवस्था है? विलगित अवस्था। यहां पे ये जो परमाणु है ये अपनी गैसीय अवस्था में है और अकेला है, किसी के साथ बंध नहीं बना रहा। तो परमाणु की ऐसी गैसीय विलगित अवस्था से जब इलेक्ट्रॉन को निकालना हो तो जितनी ऊर्जा चाहिए, इस ऊर्जा का मान ही क्या कहलाता है? आयनन ऊर्जा। क्या कहलाता है? आयनन ऊर्जा। अब देखो इस परमाणु ने इस ऊर्जा को क्या किया? अवशोषित किया। भाई इस परमाणु पे जब ये ऊर्जा ग्रहण होगी, आप जब इसको ऊर्जा दोगे, जब ये ऊर्जा को अवशोषित करेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मतलब कि ये कौन सा प्रक्रम है? ऊष्माशोषी प्रक्रम है, ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है। ऐसा कोई भी प्रक्रम जो ऊष्मा का अवशोषण करे उसे हम बोलते हैं ऊष्माशोषी प्रक्रम। क्या बोलते हैं? ऊष्माशोषी प्रक्रम। और ऊष्माशोषी प्रक्रम के लिए ऊर्जा में परिवर्तन, डेल्टा एच का मतलब है ऊर्जा में परिवर्तन।
ऊर्जा में परिवर्तन का चिन्ह क्या होता है? धनात्मक। जब भी प्रक्रम ऊष्माशोषी होगा, ये प्रक्रम क्या है? ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी प्रक्रम क्यों है ये? क्योंकि ये ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है। कौन कर रहा है? ये गैसीय विलगित परमाणु। गैसीय विलगित परमाणु ऊर्जा का अवशोषण करेगा, तब जाकर के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो परमाणु पे कौन सा आवेश आएगा? धन आवेश आएगा। जब भी ऊर्जा का अवशोषण होगा तो प्रक्रम क्या कहलाएगा? ऊष्माशोषी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऊष्माशोषी। और ऊष्माशोषी प्रक्रम के लिए ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उसका चिन्ह होता है धनात्मक। क्या चिन्ह होता है? धनात्मक। तो ऊर्जा में परिवर्तन को अभिव्यक्त करते हैं डेल्टा एच के द्वारा, और ये डेल्टा एच का मान क्या होता है बच्चों? धनात्मक होता है। जब भी डेल्टा एच का मान धनात्मक हो तो समझ जाना ऊर्जा में परिवर्तन क्या है? धनात्मक। और ऊर्जा में परिवर्तन यदि धनात्मक हो तो प्रक्रम क्या होगा? ऊष्माशोषी। मतलब कि यहां पे ऊर्जा का क्या हो रहा है? अवशोषण हो रहा है। ऊर्जा अवशोषित हो रही है इस गैसीय विलगित परमाणु द्वारा। तो फिर से आते हैं परिभाषा पे। देखो परिभाषा क्या? किसी गैसीय विलगित परमाणु से, तो ये गैसीय विलगित परमाणु, तो इस परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया आपने, तो ऐसा करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता है, जितनी ऊर्जा इसने अवशोषित की है, जितनी ऊष्मा इसने अवशोषित की है, वो अवशोषित होने वाली ऊष्मा या ऊर्जा ही क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा। ये अवशोषित होने वाली ऊर्जा को ही हम बोलते हैं आयनन ऊर्जा। यहां तक की बात स्पष्ट है? अब देखो, ठीक है, ठीक। अब देखो बच्चों, अभी आपने पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला। सुनना आप ध्यान से, ठीक है? अब ध्यान सुनना। ये कौन सी आयनन ऊर्जा है? प्रथम आयनन ऊर्जा। कौन सी आयनन ऊर्जा है? प्रथम आयनन ऊर्जा। क्यों? क्योंकि आपने अभी कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है? पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है। जब प्रथम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जाएगा तो इस आयनन ऊर्जा को बोलते हैं प्रथम आयनन ऊर्जा। प्रथम क्यों लिखा? प्रथम क्यों लिखा? क्योंकि अभी यहां पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है? एक। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो पहला वाला इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेगा उसमें जितना ऊर्जा का परिवर्तन है, वो ऊर्जा का परिवर्तन क्या कहलाएगा? प्रथम आयनन ऊर्जा। तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं बच्चों डेल्टा H1 से। किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा H1 से। किससे? डेल्टा H1 से। प्रथम आयनन ऊर्जा। चलो अब बात करेंगे बच्चों आगे की। चलो, तो अभी क्या बन गया? ये A+। क्या बन चुका? A+। ठीक है। अब मैंने क्या किया? मैंने इस A+ जो मुझे प्राप्त हुआ है, इस A+ से मैंने एक बार और इलेक्ट्रॉन निकाला, दूसरा इलेक्ट्रॉन। पहला इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिया, पहला इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिया। जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस पर आवेश क्या आएगा? धनात्मक आवेश। अब मैं बोल रहा हूं अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? यहीं से निकलेगा ना भाई। पहला इलेक्ट्रॉन आपने इसमें से निकाला तो इस पे आवेश क्या आ गया? धनात्मक आवेश। अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना होगा इस तत्व में तो कौन सी अवस्था से निकलेगा? A+ से निकलेगा। तो देखो अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, तो अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन आप निकालते हो ऊर्जा प्रदान करके तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो A+ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब यहां पे आवेश क्या हो जाएगा? +2 आवेश हो जाएगा। पहले से प्लस में एक आवेश था, इस +1 आवेश से आपने एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया तो प्लस में कितना हो गया? 2 आवेश। कौन सी अवस्था है बच्चों? गैसीय अवस्था। कौन सी अवस्था? गैसीय अवस्था। अब यहां जो ऊर्जा चाहिए, यहां जो ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा की आवश्यकता है। इस A+ ने क्या किया? इस A+ ने इस ऊर्जा को अवशोषित किया। क्या किया? अवशोषित। ऊर्जा का अवशोषण किया। किस कार्य के लिए? दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए भी
ऊर्जा का क्या हुआ, अवशोषण। तो यहां पे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा में परिवर्तन है, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ऊर्जा में परिवर्तन से। डेल्टा एच का मतलब क्या होता है, ऊर्जा में परिवर्तन। दूसरी बार जो ऊर्जा में परिवर्तन आ रहा है वो भी क्या होगा, धनात्मक। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, ऊष्माशोषी प्रक्रम है, ऊष्माशोषी। यहां पे क्या हो रहा है, ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है। जब भी ऊर्जा का अवशोषण होगा तो प्रक्रम क्या होगा, ऊष्माशोषी। और ऊष्माशोषी है तो ऊर्जा में परिवर्तन जो डेल्टा एच का मान है वो हो जाएगा धनात्मक। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन निकला, तत्व से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला, इसीलिए इस डेल्टा H2 को बोलते हैं हम द्वितीय आयनन ऊर्जा। ठीक है, चलो एक बार फिर रिपीट करेंगे। देखो एक बार फिर रिपीट, चलो एक बार फिर रिपीट करेंगे। देखो इस गैसीय विलगित परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, पहला इलेक्ट्रॉन। पहले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा में परिवर्तन है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, उसे बोलते हैं प्रथम आयनन ऊर्जा। पहला इलेक्ट्रॉन निकला तो प्रथम आयनन ऊर्जा। इस पर आवेश क्या आ गया, धनात्मक आवेश। भाई यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ए पे कोई आवेश नहीं था, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ए पे धनावेश आ गया। चलो अब फिर हमने क्या किया, जो ए पे धनावेश था उसी से हमने एक इलेक्ट्रॉन को फिर से बाहर निकाला। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा का हमेशा क्या होगा, अवशोषण। ये बंदा ऊर्जा को अवशोषित करेगा और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। जब A+ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो ऑलरेडी पहले से प्लस में आवेश है, प्लस से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो आवेश कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और यहां पे जो ऊर्जा में परिवर्तन आ रहा है, यहां पे जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, प्लस क्यों आया, क्योंकि ये एक ऊष्माशोषी प्रक्रम है। ऊष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण। ऊष्मा अवशोषित कर रहा है ये, तो ऊष्माशोषी प्रक्रम। इसीलिए डेल्टा H का मान क्या है, धनात्मक। और डेल्टा H2 क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इसीलिए इसको बोलते हैं द्वितीय आयनन ऊर्जा। क्या बोलते हैं, द्वितीय आयनन ऊर्जा। चलो अब मैंने क्या किया, मैंने A+2 से एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकाला। A+2 से एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकाला। तो भाई इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो ऊर्जा क्या होगी, अवशोषित या उत्सर्जित। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन को यदि यहां से बाहर निकालना है, ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो ऊर्जा का क्या होगा, फिर से अवशोषण होगा। जब जब इस दुनिया में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा तब तब ऊर्जा का क्या होगा, अवशोषण होगा। तो ऊर्जा जब जब अवशोषित होगी तब तब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उत्सर्जित होगा। ऐसे याद रखो, जब जब ऊर्जा का अवशोषण होगा तब तब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। तो जैसे ही आपने इसको ऊर्जा दी, इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब पहले आवेश था +2, अब आवेश हो जाएगा +3। क्या आवेश हो जाएगा, +3। तो यहां पे जितना भी ऊर्जा में परिवर्तन है उसे बोलेंगे तृतीय आयनन ऊर्जा। और ये भी क्या होती है, धनात्मक होती है। इसे हम बोलते हैं तृतीय आयनन ऊर्जा। ठीक है, तो ये हो गई तृतीय आयनन ऊर्जा। चलो यहां तक की बात स्पष्ट। चलो अब आगे की बात सुननी। ठीक है, अभी पूरा हुआ नहीं, सुनो अभी। ठीक है अब देखो, अब हमारे पास 3 मान है बच्चों। प्रथम आयनन ऊर्जा, द्वितीय आयनन ऊर्जा, तृतीय आयनन ऊर्जा। 3 मान है हमारे पास। इसको थोड़ा हम ढंग से लिख लेते हैं, है ना, आलस नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। थोड़ा आलस में लिखा है मैंने, चलो मैंने आलस को हटा दिया और मैंने ढंग से 3 लिख दिया। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमारे पास 3 आयनन ऊर्जाओं के मान है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। थोड़ा सोच करके बताइए,
इन तीनों ऊर्जाओं में परिवर्तन का क्रम क्या होगा? प्रथम आयनन ऊर्जा की तुलना में द्वितीय आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी, द्वितीय की तुलना में तृतीय और ज्यादा होगी, या फिर ये कम होनी चाहिए? मतलब कि ये तीनों का घटता हुआ क्रम होना चाहिए या बढ़ता हुआ? सोचो थोड़ा, जल्दी से मुझे सोच करके आंसर बताओ कि इन तीनों का क्रम क्या होना चाहिए, घटता हुआ क्रम या बढ़ता हुआ? ऊर्जा में परिवर्तन का जो मान होगा वो इन तीनों का बढ़ता हुआ होगा या घटता हुआ? या ये सोच लो कि इन तीनों में जो आयनन ऊर्जाएं हैं, प्रथम द्वितीय और तृतीय, तीनों में से कौन सी आयनन ऊर्जा का मान सर्वाधिक होगा? सोचिए किस आयनन ऊर्जा का मान सर्वाधिक होगा, और लाइव चैट में मुझे आंसर लिख करके बताइए। प्रथम द्वितीय तृतीय तीनों में से कौन सी आयनन ऊर्जा का मान सर्वाधिक होगा? सोचिए, आप में से अधिकांश मोर देन 95% बच्चों के आंसर हैं तीसरा वाला आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखो आंसर क्या आएगा, आंसर तो आएगा बच्चों ये आंसर है। अब क्यों, ऐसा क्यों? तो इसका कारण हम देखेंगे बच्चों अगले पेज पे। चलो यहां देखेंगे कारण। तो डेल्टा H1 की तुलना में डेल्टा H2 ज्यादा, डेल्टा H2 की तुलना में डेल्टा H3 सबसे ज्यादा। ठीक है, तो थोड़ा आप भी सोचिए और मैं बताऊंगा आपको इसका कारण। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों, सबसे पहले आपने इलेक्ट्रॉन किससे निकाला? गैसीय परमाणु से। ठीक है, तो क्या बन गया? ये एक इलेक्ट्रॉन निकाला ना आपने, जैसे ही यहां से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो ये क्या बन गया? ए पे धनात्मक आवेश, ए पे धनात्मक आवेश। यहां से आपने एक इलेक्ट्रॉन और निकाला तो अब ये क्या मिल गया? ए पे +2 आवेश। कितना हो गया? ए पे +2 आवेश। ठीक है, और फिर आपने तीसरी बार, 3 आयनन ऊर्जा है ना, ये तो हो गई प्रथम आयनन ऊर्जा, ये हो गई द्वितीय आयनन ऊर्जा, और ये हो गई तृतीय आयनन ऊर्जा। अगर तीसरी आयनन ऊर्जा दोगे तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और ये भाई साहब किस में बदल जाएंगे? A+3 में बदल जाएंगे। अब समझना है, ठीक है, बहुत आसान है। देखो जब मैं A से A+ की तरफ गया तो A पे धनात्मक आवेश का मान बढ़ गया। ये धनात्मक आवेश बढ़ गया मतलब सोचो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो रही है। ऐसा समझो, पहले यहां पे मान लो यहां पे 10 प्रोटॉन थे तो 10 ही इलेक्ट्रॉन थे। मान लो पहले यहां पे 10 प्रोटॉन थे तो 10 ही इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, उदासीन अवस्था, इस पे कोई आवेश नहीं है। उदासीन अवस्था में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर बराबर। तो अगर मान लो मैंने यहां 10 प्रोटॉन लिखे तो इलेक्ट्रॉन कितने? 10 इलेक्ट्रॉन मान लिया हमने। ठीक है, अब जैसे आप यहां से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे तो अब प्रोटॉनों की संख्या तो अभी भी 10 होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल गया तो अब 10 के बाद यहां कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, 9 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। ठीक है, आपने यहां से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, प्रोटॉन तो अभी भी 10 रहेंगे। प्रोटॉन थोड़ी ना निकाला है, इलेक्ट्रॉन निकाला भैया, तो यहां पे 10 ही प्रोटॉन रहेंगे, लेकिन 9 थे, 9 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कितना रह जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने रह जाएंगे? 8। चलो फिर से आलस किया हमने, थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन, और अंत में आपने इस 8 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन और निकाला, कितने रह गए? 7 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन 10, कितने रह गए? 10 प्रोटॉन। आप देखिए एक चीज पे गौर कीजिए, प्रोटॉनों की संख्या तो सब में समान है। नाभिक के अंदर जो धन आवेश है 10 प्रोटॉनों के कारण वो तो सब में समान है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती जा रही है। मतलब कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो प्रोटॉनों का आकर्षण बल जो होगा वो बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉनों पर। क्यों? क्योंकि पहले 10 प्रोटॉनों को 10 इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल लगाना था,
अब 10 इलेक्ट्रॉन की जगह केवल 9 इलेक्ट्रॉन पर ही आकर्षण लगाना होगा तो ज्यादा लगेगा। 9 की जगह 8 इलेक्ट्रॉन पर ही आकर्षण लगाना होगा और ज्यादा लगेगा। 8 की जगह 7 पर ही आकर्षण लगाना होगा और ज्यादा लगेगा। तो अब ऐसे समझो एक रस्सा कस्सी का खेल चल रहा है भैया। यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लोग यहां पे, ठीक है 10 ही है ना, एक बार काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग यहां पे हैं, बीच में रस्सी है और इधर भी क्या है, इधर 10 लोग यहां पे भी 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अभी दोनों तरफ बराबर बराबर है मामला, 10 यहां है और 10 यहां है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अभी 10 लोग यहां है, 10 लोग यहां है, बीच में क्या है, इनके बीच में रस्सी है भाई। एक खेल चल रहा है रस्सा कसी का, ठीक है। ये लोग यहां से दम लगा रहे हैं, इस रस्सी को खींच रहे हैं, ये लोग वहां दम लगा रहे हैं उस तरफ, तो अभी दोनों तरफ संतुलित मामला है। लेकिन सोचो मैंने कहीं एक जगह मैंने एक खिलाड़ी हटा दिया, अब कितने रह गए, 9। तो अब ये 10 लोग जो हैं वो प्रभावी हो जाएंगे, इन 9 लोगों को अपनी तरफ आसानी से खींच पाएंगे। फिर मैंने क्या किया, मैंने 8 इलेक्ट्रॉन फिर मैंने क्या किया, मैंने इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 की जगह मैंने कितनी कर दी, 8 कर दी। अब ये 10 लोग जो होंगे वो इन 8 लोगों पर और ज्यादा अपनी तरफ बल लगाएंगे, तो ज्यादा प्रभावी रूप से खींच पाएंगे। फिर आपने क्या किया, फिर आपने ये 8वें बंदे को यहां से और हटा दिया, अब केवल 7 बच गए। इन 7 लोगों पर ये 10 लोग जो होंगे वो और ज्यादा बल लगा पाएंगे, ये 7 लोग होंगे वो ज्यादा आकर्षित होंगे। कहने का मतलब यहां वाली जो संख्या है बच्चों, ये तो हर बार 10 ही है, लेकिन ये एक एक कम होते जा रहे। पहले ये 10 थे तो देखो पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे, फिर एक घट करके कितना रह गया, 9 इलेक्ट्रॉन, फिर घट करके कितना रह गया, 8 इलेक्ट्रॉन, फिर घट करके कितना रह गया, 7 इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे यहां पे लोगों की संख्या कम होती जाएगी, जैसे जैसे यहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती जाएगी, तो यहां वाले जो प्रोटॉन है वो यहां वालों को ज्यादा आकर्षित करेंगे, अपनी तरफ ज्यादा खींच पाएंगे, अट्रैक्ट कर पाएंगे, आकर्षित कर पाएंगे। तो वही काम हो रहा है, इन 7 इलेक्ट्रॉनों को ये 10 प्रोटॉन ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं। तो अब देखो 10 प्रोटॉन पर 10 इलेक्ट्रॉन का जो आकर्षण है उसकी तुलना में 10 प्रोटॉनों का 9 इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल बढ़ गया। तो अब इसका मतलब आकर्षण बल बढ़ गया, तो अब यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि यहां पे 10 प्रोटॉनों का 9 इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल बढ़ चुका है। अब यहां कितने रह गए, 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे 10 प्रोटॉनों का 8 इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल और ज्यादा बढ़ गया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो और ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जैसे जैसे आकर्षण बल नाभिक का बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आवश्यक ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप बाएं से दाईं तरफ जाएंगे तो नाभिक का आकर्षण बल, तो मैं ये बोल रहा हूं कि यहां बाएं से आप गए दाईं तरफ, हम जा रहे बाएं से दाईं तरफ, तो देखो बाएं से दाईं तरफ जाने पर नाभिक का आकर्षण बढ़ रहा है। बाएं से दाएं जाने पर नाभिक का आकर्षण बढ़ रहा है, और नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉनों को निकालना उतना ही मुश्किल होता जाएगा, और आपको जो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता है वो भी क्या होगी, ज्यादा ऊर्जा लगेगी। तो आप जैसे जैसे बाएं से दाएं जाओगे ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, किसके लिए, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि नाभिक का जो आकर्षण बल है वो बढ़ता जा रहा है। स्पष्ट, यहां तक की बात क्लियर है? जल्दी से लाइव चैट में मुझे कमेंट करके बता दो, यहां तक की बात स्पष्ट? जैसे जैसे आकर्षण बल बढ़ेगा वैसे वैसे बच्चों
क्या होता जाएगा, इलेक्ट्रॉनों को निकालना मुश्किल होता जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब बात करेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों आगे की। चलो अब बात करेंगे आगे की। चलो ये 3 हो गए, अब आगे की बात। चलो अब आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, आयनन ऊर्जा को प्रभावित, अगला बिंदु लिखिए, प्रभावित करने वाले कारक। चलिए इन कारकों में सबसे पहला है बच्चों प्रभावी नाभिकीय आवेश, जेड इफेक्टिव। क्या है, जेड इफेक्टिव। ठीक है, कहने का मतलब नाभिक का आवेश जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, नाभिक का आकर्षण बल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता जाएगा। और इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा तो आपको उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। भाई इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल रहा है, मतलब कि आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। अरे यार सीधा सा फंडा है, ऐसा समझो। आप में से अधिकांश लोगों को मैं समझा रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा है। सिंपल सा फंडा है, देखो हर चीज को आप कहीं भी लाइफ में अप्लाई करो जहां पे वो लग सकती है। जैसे मान लो मैं आपको कोई चीज समझा रहा हूं, आपको एक बार समझाई, नहीं आई समझ में, मैंने थोड़ी और ऊर्जा लगाई, एनर्जी लगाई ना, फिर भी समझ में नहीं आई, मैंने और एनर्जी लगाई। कहने का मतलब आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं अपनी एनर्जी बढ़ाता जाऊंगा कि नहीं यार इनको समझाने के लिए मैं ये तरीका यूज करूं, ये तरीका यूज करूं। मतलब कि टीचर का जो एनर्जी लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना कि आपका समझ में नहीं आने का प्रवृत्ति। आपको जितना समझ में नहीं आएगा उतना मुझे एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। जैसे कि अभी मैं एनर्जी लगा रहा हूं, अभी कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो मुझे अभी एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ रही है, एक चीज को बार बार बोलना पड़ रहा है, 2 बार 3 बार 4 बार। तो वही यहां पे नाभिक का आवेश या नाभिक का आकर्षण बल जितना बढ़ता जाएगा, आप लोगों को जितना कम समझ में आता जाएगा, उतना ही देने वाली ऊर्जा, लगने वाली ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाएगा, आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाएगा। मुझे समझाने के लिए जो एनर्जी लगाने पड़ेगी उसका मान भी बढ़ता जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर? तो देखो सीधा सा हिसाब किताब है। आयनन ऊर्जा मतलब कि आईई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऐसे समझो। आपको जितना कम समझ में आता जाएगा उतना मुझे ऊर्जा ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो सीधा सा फंडा है, जितना नाभिक का इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बढ़ता जाएगा उसको निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो ज्यादा लगानी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। भाई अब इलेक्ट्रॉन जो वो जिद्दी हो चुका है, जिद्दी क्या हो चुका है, इलेक्ट्रॉन अब हटी हो चुका है, इलेक्ट्रॉन अब जिद कर रहा है कि नहीं मैं आसानी से नहीं निकलूंगा। तो आप क्या करोगे, आप अच्छी खासी एनर्जी लगाओगे ताकि वो इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो अगर कोई जिद्दी है, मान लो आपका किसी से पंगा हो गया, तो पंगा होने के बाद क्या करोगे, मान ही नहीं रहा है तो आप क्या करोगे, चलो बातों से नहीं माना, ठीक है थोड़ी सी एनर्जी लगाई, बातें बातें कर रहे हो, थोड़ी एनर्जी लगी, नहीं माना, ठीक है, लेकिन अब उस इलेक्ट्रॉन को, उस व्यक्ति को आपको उसकी खोल से बाहर निकालना है। तो आप क्या करोगे भैया, 3-4 बंदे जाओगे, थोड़ा बल बल लगाओगे, ऊर्जा लगाओगे, तब जाकर के वो लाइन पे आएगा। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है। नाभिक का आकर्षण बल बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से ज्यादा आकर्षित है, आसानी से निकल नहीं रहा है, जिद्दी हो चुका है वो। तो उसके जिद्दीपन को दूर करने के लिए हमको ऊर्जा ज्यादा लगानी पड़ेगी, बल ज्यादा प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा जो है वो जेड इफेक्टिव के समानुपाती, किसके, जेड इफेक्टिव के समानुपाती। नाभिक का आकर्षण बल जितना ज्यादा होगा उतनी ही आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी। तो इसका क्या मीनिंग है, तो यहां लिखेंगे नाभिकीय प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होगा तो आयनन ऊर्जा ज्यादा लगेगी। यार बहुत आसान सी चीज है, देखो इसको ऐसे समझो, उदाहरण, उदाहरण चिल्लाते रहते हो, उदाहरण उदाहरण उदाहरण, है ना, उदाहरण लिखो। चलो जैसे मान लो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। आपको अच्छे से पता है कि आवर्त सारणी में, देखो आवर्त सारणी, आपको अच्छे से पता है कि आवर्त सारणी में
बोरोन कहाँ है? बाईं तरफ। कहाँ है? बाईं तरफ। कार्बन कहाँ है? दाईं तरफ। और नाइट्रोजन कहाँ है? और दाईं तरफ। बाएं से दाएं जाने पर जेड इफेक्टिव का मान क्या पढ़ाया था मैंने? बाएं से दाएं जाने पर जेड इफेक्टिव का मान क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। बताया था ना, याद होना चाहिए आपको। मैंने ये बात बताई थी जब हमने जेड इफेक्टिव पढ़ा था। मतलब मैंने क्या बताया? जेड इफेक्टिव का मान क्या होता है? बढ़ता है। चूंकि क्योंकि जो भी आप लिखते हो, चूंकि जेड इफेक्टिव का मान बढ़ता है, इसीलिए क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा भी बढ़ेगी। भाई लिखा है ना, तो इसीलिए आयनन ऊर्जा बढ़ती है। समझ में आया? जल्दी से लाइव चैट में थम्स अप दिखाओ फटाफट, ताकि मैं आगे बढ़ूं, दूसरे कारक पे आऊं। प्रभावी नाभिकीय आवेश के बाद में अब दूसरा कारक देखेंगे। क्लियर? दूसरा कारक क्या है बच्चों? तो लिखना है बाहरी कोश की संख्या। बाहरी कोश की संख्या, ठीक है, लिखो। चलो, बहुत आसान सा ये पॉइंट है। क्या है मैं बता देता हूं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। चलो ठीक है, नोट करो इसको, अभी समझ में आएगा। देखो पहले तो मैं बताता हूं इस पॉइंट के अंदर है क्या। देखो, आयनन ऊर्जा I.E आयोनाइजेशन एंथैल्पी व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके? बाहरी कोशों की संख्या के। बाहरी कोश की संख्या, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? चलो मतलब भी लिख लेते हैं। बाहरी कोश की संख्या, इसका मीनिंग बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। बाहरी कोश की संख्या बढ़ेगी तो, है ना, तब या तो आयनन ऊर्जा घटती है। आयनन ऊर्जा क्या होती है? घटती है। बाहरी कोश की संख्या बढ़ेगी तब आयनन ऊर्जा घटेगी। जैसे जैसे बाहरी कोशों की संख्या बढ़ेगी आयनन ऊर्जा घटती जाएगी। कैसे, क्यों, अभी हम देखेंगे, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं उदाहरण, ठीक है। चलो इधर ध्यान देना, ठीक है। अब देखो बच्चों, लिथियम कौन से आवर्त का है? बताओ, लिथियम कौन से आवर्त का है? पहले कौन सी क्षैतिज रेखा में आता है लिथियम? आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो, हाइड्रोजन ऊपर होता है, ये हाइड्रोजन ऊपर की तरफ होता है। हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम जो होते हैं ये परम लघु आवर्त, बताया था ना, है ना, वेरी शॉर्ट पीरियड, परम लघु आवर्त, हाइड्रोजन हीलियम। ये फर्स्ट आवर्त है, लिखा है ना, देखो ये फर्स्ट आवर्त, ये देखो फर्स्ट आवर्त। इस फर्स्ट के अंदर तो लिथियम नहीं, लिथियम किस में? देखो सेकंड में, सोडियम किस में? थर्ड में, ठीक है। पोटेशियम किस में? फोर्थ में, और रुबिडियम किस में? 5 में, ठीक है। चलो तो यही बात हमको दिमाग में रखनी है यहां पे। चलो अब देखो आवर्त, लिथियम है दूसरे आवर्त में, ठीक है। सोडियम है तीसरे आवर्त में, पोटेशियम है चौथे आवर्त में, और रुबिडियम है 5वें आवर्त में। ध्यान रखना एक बात, जो जिस आवर्त में है उसका बाहरी कोश भी वही होगा, ठीक है। जैसे लिथियम, लिथियम दूसरे आवर्त में है तो इसका मतलब इसका जो बाहरी कोश होगा वो कौन सा होगा? जो इसकी आवर्त की संख्या है। तो आवर्त और बाहरी कोश दोनों बराबर, मतलब कि जो आवर्त होगा वही उसका बाहरी कोश होगा। मतलब कि अगर लिथियम का आवर्त 2 है तो इसका बाहरी कोश भी क्या हो जाएगा? 2। सोडियम का 3, पोटेशियम का 4, रुबिडियम का 5। अब देखो, अब मजा आएगा और बहुत जल्दी समझ में आएगा।
ये रहा लिथियम, लिथियम का बाहरी कोश कौन सा है? दूसरा। तो ये मैंने लिखा है लिथियम, लिथियम का ये पहला कोश, ये दूसरा कोश। ठीक है, चलो फिर बात करें रुबिडियम की। रुबिडियम में बाहरी कोश कौन सा है? पांचवा। चलो तो यहां पे मैंने लिखा रुबिडियम, रुबिडियम का ये नाभिक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब देखो, आप जैसे जैसे लिथियम से रुबिडियम की तरफ जाओगे, लिथियम से जब आप रुबिडियम की तरफ नीचे जाओगे, तो नाभिक से, दोनों के जो नाभिक हैं, उन नाभिकों से जो बाहरी कोश है, यहां पे बाहरी कोश कौन सा? दूसरा। यहां पे बाहरी कोश कौन सा? पांचवा। बाहरी कोश की जो दूरी है, वो दूरी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। यहां पे दूसरा कोश, नाभिक से मान लो अगर ये R1 दूरी पर है बाहरी कोश, तो यहां पे नाभिक से जो बाहरी कोश है वो R2 दूरी पर है। निश्चित तौर पर R2 का मान R1 से ज्यादा है, तो यहां बाहरी कोश की नाभिक से दूरी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब नाभिक अपना आकर्षण बल या बाहरी इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा नहीं रख पाएगा। क्यों? क्योंकि दूरी ज्यादा है। भाई सीधी सी बात है, आप ऐसे समझो कि आप जब बहुत ज्यादा मस्ती वस्ती करते हो, तो आप अपने माँ बाप के जितना नजदीक रहोगे, आपके माँ बाप क्या करते हैं? आपको एक कमरे में ले जा करके बंद कर देते हैं। क्यों? आपको बांध दिया ना, आप उनके नजदीक आ गए। लेकिन मान लो आप कहीं बाहर घूमने चले गए, आप इधर उधर रगड़ने चले गए, इधर इधर दोस्त के वहां चले गए, इस दोस्त के पता ही नहीं कहाँ, मतलब कि आपकी अपने घर से दूरी बहुत बढ़ गई, तो आपके माँ बाप के लिए आपको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आप पे पकड़ जो है वो कमजोर हो जाएगी भैया। तो ये आपके माँ बाप हैं और ये आप बाहरी कोश में कहीं बाहर टहल रहे हो, मतलब कि आपसे बहुत ज्यादा दूरी है। तो इसका मतलब इस नाभिक की इस इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। किसकी तुलना में? इसकी तुलना में। यहां पे नाभिक इस इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण ज्यादा लगाएगा, यहां नाभिक इस इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण कम लगाएगा। अब थोड़ा सोचो, यदि यहां आकर्षण बल ज्यादा है क्योंकि दूरी कम है, तो क्या यहां इलेक्ट्रॉन को आप आसानी से निकाल पाओगे? भाई नाभिक यहां पे इसको टाइटली, बहुत ही कठोरता से, बहुत ही मजबूती से इसको बांध करके रख रहा है। ये कमरे में बंधा हुआ है, नजदीक है, माँ बाप के नजदीक है, तो आसानी से भाग नहीं पाएगा। मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन को यहां से भगाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, जो आयनन ऊर्जा चाहिए, आयनन ऊर्जा क्या है? इलेक्ट्रॉन को बाहरी कोश से निकाला आपने, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो यहाँ पे बहुत ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी आप यहाँ पे अपने माँ बाप के आकर्षण, मतलब कि आपको रूम में बंद करके रखा हुआ, कमरे में बंद करके रखा हुआ है, बिल्कुल नजदीक हो, लेकिन यहाँ पे आप अपने माँ बाप से बहुत ज्यादा दूरी पे हो, इधर उधर आप घूम फिर रहे हो, किसके घर में पता ही नहीं, मतलब कि बहुत ज्यादा दूरी है, आकर्षण बल कमजोर है। यहाँ पे आपके माँ बाप आप पे इतना कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपको इतना ज्यादा बांध करके नहीं रख पा रहे, दूरी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना कोई ज्यादा मेहनत का काम नहीं, यहां से और दूर भगाना तो बहुत आसान है। लेकिन मान लो अगर आप पहले से कमरे में बंद हो, आप अपने घर के अंदर ही हो, अपने माँ बाप के नजदीक हो, तो क्या आपको कोई आसानी से भगा पाएगा? नहीं। आपको यहां से बाहर निकालने के लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी, मान लो मैं ही आपको आपके घर से बाहर निकालना चाहता हूं, भगाना चाहता हूं, तो मुझे बहुत प्लानिंग करनी पड़ेगी, बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी, मुझे सोचना पड़ेगा कि अच्छा यार मैं यहां से एंट्री मारूं, वहां से एंट्री मारूं, कैसे करूं। मतलब कि यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगा करके यहां से बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही आसान होगा क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पर इस नाभिक का आकर्षण बल बहुत कमजोर है। इसका मतलब ऊपर से जब आप नीचे जाओगे तो बाहरी कोशों की संख्या बढ़ रही है, बाहरी कोशों की संख्या बढ़ेगी तो बाहरी कोश की संख्या बढ़ेगी, नाभिक का आकर्षण कम हो जाएगा, नाभिक का आकर्षण कम होगा, इसीलिए आयनन ऊर्जा कम हो जाएगी। तो बाहरी कोशों की संख्या बढ़ती है, बाहरी कोशों की संख्या बढ़ती है तो आयनन ऊर्जा कम हो जाती है, बाहरी कोशों की संख्या बढ़ेगी तो आयनन ऊर्जा घटती है। मतलब कि लिथियम की तुलना में सोडियम की आयनन ऊर्जा कम हो जाएगी क्योंकि बाहरी कोश ज्यादा, सोडियम की तुलना में पोटेशियम की आयनन ऊर्जा और कम हो जाएगी क्योंकि बाहरी कोशों की संख्या ज्यादा, पोटेशियम की तुलना में रुबिडियम की आयनन ऊर्जा और कम हो जाएगी क्योंकि बाहरी कोशों की संख्या और ज्यादा होती है।
तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, जितना ज्यादा आकर्षण बल उतना ही मुश्किल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। चलो इसको नोट कर लो, इसका फोटो खींच लो। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे, ठीक है। आज इसके हम प्रभावित करने वाला कारक इसको हम समाप्त कर देंगे। 2 पॉइंट और है, उनको हम जल्दी से देख लेते हैं। चलो अब आते हैं बच्चों तीसरे पॉइंट पे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो तीसरा पॉइंट, परिरक्षण प्रभाव। ठीक है, परिरक्षण प्रभाव। देखो परिरक्षण प्रभाव को हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रतिकर्षण प्रभाव। क्या बोलते हैं? प्रतिकर्षण प्रभाव। जितना ज्यादा बाहरी इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण लगेगा, अब देखो समझो, अब ऐसे समझो, लिथियम में यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है और लिथियम के अंदर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। भाई लिथियम के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। 2 इलेक्ट्रॉन अंदर है, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर है। इस 1 इलेक्ट्रॉन पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण लगा रहे हैं? इस 1 इलेक्ट्रॉन पर 2 इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण लग रहा है। ठीक है, चलो ये तो हो गई बात किसकी? लिथियम वाले भैया की। किसकी बात हो गई? लिथियम की। अब मैं आता हूं थोड़ा नीचे, रुबिडियम। चलो रुबिडियम पे आता हूं। लिथियम, फिर लिथियम के नीचे आता है सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद रुबिडियम। इसमें बाहरी कोश दूसरा है, इसमें तीसरा है, इसमें चौथा है, इसमें 5वां है। ठीक है, चलो अब क्या होगा? यहां पे धनात्मक आवेश। अब आप खुद सोचिए, यहां पे 5वां है बाहरी कोश, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, मतलब कि यहां जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होगा उस पर यहां के 2 इलेक्ट्रॉन तो प्रतिकर्षण लगाएंगे ही, यहां भी जो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये प्रतिकर्षण लगाएंगे। यहां पे जो 8 इलेक्ट्रॉन हैं या 18 इलेक्ट्रॉन जो भी होंगे वो प्रतिकर्षण लगाएंगे। मतलब कि यहां पे केवल 2 इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण लगा रहे हैं, जबकि इस पर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, यहां पे 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण लगा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जब यहां प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा तो जितना प्रतिकर्षण ज्यादा, ये इलेक्ट्रॉन यहां प्रतिकर्षित कर रहे हैं, सारे प्रतिकर्षित कर रहे हैं। अब ये सारे मिलकर के इसको बाहर धकेल रहे हैं, बाहर धक्का लगा रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो वैसे भी आप तो इसको बाहर ही निकालना चाह रहे हो, मतलब कि इतने सारे लोग जब प्रतिकर्षित करेंगे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ, तो आप तो इसको बाहर निकालना चाह रहे हो और ये वाले लोग आपको क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे, ये बाहर की तरफ प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ धक्का लगाएंगे, यहां बाहर की तरफ। तो आप जब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहोगे ना, तो आपको सपोर्ट कौन करेगा? इन इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण बल, परिरक्षण प्रभाव। जितना ज्यादा प्रतिकर्षण बल होगा, जितना ज्यादा प्रतिकर्षण बल होगा, परिरक्षण प्रभाव होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान। तो यहां पे क्या हो जाएगा? आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोपोर्शनल हो जाएगा परिरक्षण प्रभाव के। और इसका उदाहरण क्या? इसका उदाहरण ये रहा, लिथियम से सोडियम में जाओगे तो परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा। यहां पे अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम में सोचो, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो जो 11वें नंबर का इलेक्ट्रॉन है उस पर अंदर के 10 इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण लगाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। प्रतिकर्षण ज्यादा, प्रतिकर्षण ज्यादा तो परिरक्षण ज्यादा। आयनेशन एंथैल्पी भी, सॉरी आयनेशन एंथैल्पी कम, उल्टा लिख दिया मैंने, आयनेशन एंथैल्पी कम। तो परिरक्षण प्रभाव ज्यादा होगा तो आयनेशन एंथैल्पी कम, तो उल्टा आयनेशन एंथैल्पी कम। तो परिरक्षण प्रभाव या प्रतिकर्षण अगर यहां ज्यादा लग रहा है, यहां प्रतिकर्षण ज्यादा लग रहा है, तो थोड़ी सी ऊर्जा देनी पड़ेगी। आप इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाह रहे हो तो ये आपको सपोर्ट करेंगे, ये ऑलरेडी इसको पहले से इसको प्रतिकर्षित कर रहे हैं, आपको ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा परिरक्षण प्रभाव और आयनन ऊर्जा में संबंध, ठीक है। और उसका उदाहरण हो जाएगा बच्चों, ये नोट कर लो इसको।